हमने टेंसेस की शुरुआत देखी थी और मैंने आपको बताया था कि दो चीजों पे ध्यान देना है, सेंस और टेंस पे। उसके साथ हमने ये भी समझा था कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसमें एक चीज होती है सिंटैक्स, एक चीज होती है कंडीशन। अभी हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम शुरुआत करेंगे। और हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझा था तो हमने ये भी देखा था कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हम जिसको कहते हैं वो डू यूज होता है। फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी रहता है। बट हमें जो मेन काम है ये इन दोनों चीजों को समझने का है, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका पूरा खेल ये दो चीजों में होने वाला है। उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ज्यादा खेल नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता। आपको भले ही ग्रामर में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का क्वेश्चन आए, एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आए, आपको ध्यान जरूर रखना है इन दो चीजों पे, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इन शॉर्ट, जब हम 12th में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्रामर बेस और उसमें भी टेंस बेस, तो हमारी पकड़ ऑक्सिलरी और मेन वर्ब की अंडरस्टैंडिंग पे बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब क्लियर होनी चाहिए का क्या मतलब है? तो पहली बात, आपको ये दिख जाना चाहिए कि यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब या डू का फॉर्म यूज हो रहा है। डू का प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस से तो प्रेजेंट फॉर्म एक टेबल हमने बनाया था, आपको पता है, और यहाँ पे आपको दिखता भी है वो टेबल। प्रेजेंट फॉर्म आपको यूज करना है। जब मैं प्रेजेंट फॉर्म की बात करता हूं और ऑक्सिलरी वर्ब की बात करता हूं, तो ये ध्यान रखिए आपको सिर्फ डू ही यूज करना है। आप यहाँ पे कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। मेन बहुत सारा यूज हो सकता है, हेल्पिंग यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तीन मेन पॉइंट इसके दिए हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे दिए हैं। पहली बात, पॉजिटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस आई यू वी दे लाइक कॉफी, यहाँ पे हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखा है, वैसे ही शी इट के साथ लाइक्स दिखा है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव की साइन दिखती है आप, कि जब आप कभी कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात करते हैं या थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं, आपको सीधा मेन वर्ब यूज करना है, ऑक्सिलरी का कॉलम खाली है। पर अगर वही थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है तो हमें लाइक्स यानी उसको एस लगाना चाहिए या ईएस लगाना चाहिए। ये हमने सेकंड जो रूल है उसमें समझा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये बताया जाता है कि जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वर्ब को मॉडिफाई करो। अब एक चीज और ध्यान में रखें कि क्योंकि पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब मॉडिफाई हो रहा है। पर यही एग्जाम्पल जैसे ही हम निगेटिव में देखते हैं, हम देखते हैं मेन वर्ब को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं दिख रही, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन आपका ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिखा रहा है और वो जिम्मेदारी हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की थी। यहाँ पे क्यों मेन वर्ब को करनी पड़ी? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट नहीं था। ऐसे ही ध्यान में रखिए, असिस्टेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बॉस को काम करना पड़ेगा ना, तो मेन वर्ब इज बॉस। असिस्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, छुट्टी पे गया है, तो ये वर्क मेन बॉस ने कर लिया। पर जैसे ही असिस्टेंट आ गया, मेन बॉस उस काम से खाली हो गया और असिस्टेंट को वो काम करना पड़ा। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, हाँ या ना? यस सर। गुड। अब कई बच्चे होते हैं उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर का यूज भी दिखता है। तो क्या बताया है? फॉर द वर्ब टू बी के फॉर्म ही है इज एम आर, हमने चार्ट में देखा था। तो इज एम आर एज अ मेन वर्ब आता है, वी डू नॉट यूज
an auxiliary verb even for question and negatives. तो is am are यानी to be के फॉर्म अगर आ गए तो वो सिर्फ हमारा विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस बनेगा, उसमें डू की जरूरत नहीं पड़ती है, यही सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। तो मैं जब बात करता हूँ आई एम ए टीचर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और एम टू बी का फॉर्म है, यहाँ डू की जरूरत नहीं है पॉजिटिव में, पर निगेटिव में भी नहीं है। आई एम नॉट अ टीचर, जब मैं बोलता हूँ एम के साथ नॉट लगाता हूँ, ही इज नॉट अ क्रिकेटर। तो जब मैं इज एम आर का कोई भी रूप यानी टू बी का कोई भी रूप इज एम आर या वॉज वर्ब पास में आता है, हम इज एम आर तक ही ध्यान रखें फिलहाल यूज कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखें, हमें हेल्पिंग वर्ब डू की जरूरत नहीं है। 3 है रूल्स, बाकी ये आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा तो आपको हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं इज एम आर के साथ, इवन क्वेश्चन में कहीं पे भी वो यूज नहीं होता। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों, आया ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया? यस। अभी हमारा सिर्फ सिंटेक्स क्लियर हुआ है, अभी हमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझनी है, जो आपका सेकंड पार्ट बनता है ऑफ एरर फाइंडिंग, या फिर कोई भी सेंटेंस में जब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, हमें बोला गया यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब ये एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात करते हैं तो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल यहाँ पे दूं कि आई, ये लीव को अगर हटा लूं मैं, आई इन लंदन, तो यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो सब कुछ आपको आया हुआ लगता है, यानी आपको लगता है लीव भी ठीक है, लीव्ड भी ठीक है, यहाँ पे हैव लीव्ड भी चल सकता है, सब सेंटेंस बन सकते हैं, सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। बट कहने का मतलब सिंटेक्स के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे हम आई लिव इन न्यूयॉर्क की जगह आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क अगर आप सुनोगे आपको सही लगेगा। आई हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क सुनोगे वो भी आपको ठीक लगेगा। ओके, आई एम लिविंग इन न्यूयॉर्क सुनोगे वो भी ठीक लगेगा। आई वॉज लिविंग इन न्यूयॉर्क सुनोगे वो भी ठीक लगेगा। पर इस तरीके से तो कोई भाषा बन नहीं सकती है जहाँ इतने कंफ्यूजन हो जाए कि कुछ भी डालो ठीक है। तो भाई कुछ जनरल सी रूल होते हैं ग्रामर के। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला गया हाउ डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, कब इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बात, एक्शन जनरल हो, सामान्य एक्शन हो। जैसे यहाँ पे सामान्य इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फैक्ट बताया जा रहा है, आई लिव इन न्यूयॉर्क, उसको कोई भी जोर देके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत सामने वाले की वो नहीं है। फिर द मून गोज अराउंड द अर्थ, ये जनरली ट्रूथ है, जनरल इंफॉर्मेशन है, तो एक जनरल कैटेगरी में इसको हम डाल सकते हैं। इसलिए प्रेजेंट सिंपल का बोलते वक्त इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन के इसमें इसका हम यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का। द एक्शन हैपन ऑल टाइम, हैबिचुअल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसी एक्शंस जो हमेशा होती रही है, जो हैबिचुअल एक्शन है पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की। जैसे जॉन ड्राइव्स अ टैक्सी, अब वो इस समय चला रहा है ये कहने का उसका उद्देश्य नहीं है। ये सेंटेंस का मतलब जो इंग्लिश जानता है, जो इंग्लिश समझता है, या जिसकी इंग्लिश मातृभाषा है, वो ये लेगा कि ये इसका प्रोफेशन है और जॉन टैक्सी चलाते रहता है, जॉन ड्राइव्स अ टैक्सी। सो ये एक ऐसी एक्शन है, यहाँ पे देखिए, इट्स John's job to drive a taxi. He does it every day, past, present and future. ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो एक ऐसी एक्शन जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में प्रेजेंट होती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। कौन से टेंस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ गया? तो ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, He does not drive a bus, तो कभी नहीं करता, ना पास्ट में किया, ना प्रेजेंट में किया, ना फ्यूचर में। तो करता है या नहीं करता है, पर तीनों टाइम की बात की गई है तो वैसा आता है।
वी डू नॉट वर्क एट नाइट, हम कभी रात को काम नहीं करते। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंसेस है। अब एक चार्ट में आपको और दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा, इलेबोरेटिव हो जाएगा। और वो चार्ट ये है जहाँ पे हम फॉर्मूला तो हमने वहां से सीख लिया, इसमें फॉर्मूले भी दिए, पर इसमें सिग्नल वर्ड्स दिए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मींस ये ऐसे शब्द है जो जनरली सेंटेंस के पीछे आते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ जॉन ड्राइव्स अ टैक्सी, उसके पीछे अगर मैं ऑलवेज लगा देता हूँ तो क्लैरिटी दे देता है कि ये एक्शन हमेशा से होती रही है। या एवरीडे बोल देता हूँ तो क्लैरिटी आती है। अब ज्यादा अच्छी से समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आया ना? Yes, sir. Yes. यस। तो हम जब बात कर रहे हैं जॉन ड्राइव्स टैक्सी की, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये हर दिन होने वाली एक्शन है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं जहाँ एवरीडे, समटाइम्स दिखता है, ऑलवेज। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको बोला जाए कि यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, या आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए, मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ, है ना। मैं आपको, अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस दिया जाए, ये कहाँ पे काम में आएगा, आपको छोटी हिंट देता हूँ, बाकी फिर आपको थोड़ा समझ के खुद करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए, आई लिव्ड इन अब देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा एक सेंटेंस दिया जाए, आपको बोला जाए फाइंड द एरर, तो जो लड़के को अभी ये बताया वो समझ में आएगा, वो बोलेगा सर समटाइम्स जो है, ये समटाइम्स तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, पर वर्ब जो है ये तो सिंपल प्रेजेंट का नहीं, ये तो सिंपल पास्ट का है। दिस इज एन एरर। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए लिव। आई लिव इन न्यूयॉर्क समटाइम्स, मैं कभी कभी न्यूयॉर्क में जाता हूँ। हाँ, तो ये इस प्रकार से एरर फाइंडिंग होता है। बट एरर फाइंडिंग का जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर आप तो बड़ा सिंपल सा बता रहे हैं, सिंपल ही होते हैं क्या? एरर फाइंडिंग सिंपल ही होते हैं और रूल बेस्ड ही होते हैं। यानी ये स्ट्रिक्टली आपको जो रूल्स है उसके हिसाब से ही नजर आते हैं। आपको इसमें बहुत तकलीफ नहीं होती अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो तो। इफ कॉन्सेप्ट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर, आपको एरर फाइंडिंग में कभी तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए की कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। सिंटैक्स हो गया, कंडीशन हो गया, ये दो चीजों पे आपने देखा तो आपका बात हो जाती है। तो यही रूल यहाँ दिखाया कि समथिंग रिपीटेड एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कितने बार रिपीट हो रही है ये बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट है। ओके, वन एक्शन फॉलोज अनदर, एक के पीछे एक, जैसे ऑलवेज हो रही है, एक के पीछे एक हो रही है जनरल चीजों के लिए। फिर कुछ शब्द होते टू लव, टू हेट, जो इमोशन या परसेप्शन बेस होते हैं उसके लिए सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। और फ्यूचर के टाइम टेबल या प्रोग्राम्स के लिए भी सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की कहानी है, इतनी ही कहानी है। इसमें अगर आपको तकलीफ जाती है तो आप मुझे पूछेंगे। इसमें एक चीज और, ये हम बात करते हैं टू बी के साथ, क्योंकि टू बी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा बनता है जब वो एज अ वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब। Note that the verb to be, we can also use simple present for situation that are not general. To be general के लिए नहीं, now के लिए यूज होता है। तो जो आपको कंफ्यूजन हमेशा रहा है स्कूल में कि भाई अभी जो चल रहा है बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि आपको टू बी बेस सिखाया गया है, बाकी आपको शायद इलेबोरेट नहीं किया गया होगा। तो टू बी के आई एम राइट, यानी मैं इस समय है, तारा इज नॉट एट होम,
यू आर हैप्पी, ये करंट सिचुएशन को बताने के लिए है। बट ये कौन से शब्दों के लिए हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो हम एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव के लिए कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूस कोई एक्शन चल रही है उसके लिए नहीं कर रहे। एक स्टेट बता रहे हैं, आई एम राइट, मैं अपनी स्टेट बता रहा हूँ, मैं एक्शन से ज्यादा स्टेट, तारा इज नॉट एट होम, तो वो इस समय उसकी प्रेजेंस नहीं है। आई एम, यू आर हैप्पी, तो ये सब क्या है, कोई मेंटल फिजिकल स्टेट बताने के लिए इसका यूज ज्यादा होता है। आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये बात हम कर रहे हैं, और फ्यूचर के लिए भी हम बात करते हैं। जैसे हमने बोला कि फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाता है, और ये कंडीशनल्स में हम जब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ये इफ के साथ कैसे यूज होता है ये आपको मैं तब उसमें अच्छी से इलेबरेट करके बताऊंगा। अभी इतना ध्यान रखिए, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस आता है और अगला विल वाला सेंटेंस आता है, यानी दो फ्यूचर के नहीं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर का ही कॉम्बिनेशन बनता है, पर वो उसका पार्ट है, तब इलेबरेट करूंगा। नाउ प्लीज कम टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. है ना? गुड गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे जब हम बात करें आई एम सिंगिंग, तो पहली बात जो है हम फौरन तो टेबल देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या बन रहा है। तो यहाँ ऑक्सिलरी टू बी का यूज हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफ्यूजन आपको किसी को दिमाग में हो सकता है सर टू बी वहां था यहाँ है दोनों है। हमने टू बी वहां एज अ मेन वर्ब बात की थी, यहाँ हम टू बी एज अ ऑक्सिलरी बात कर रहे हैं। वहां पे हमने क्लियर बात की थी सिंपल प्रेजेंट में कि टू बी एज अ ऑक्सिलरी यूज होता नहीं। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि किसी के दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन फौरन दूर हो जाए। यहाँ है फॉर द वर्ब टू बी वी डू नॉट यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब। हम ऑक्सिलरी कोई भी यूज नहीं करते हैं, तो हमने हर जगह देखा वो मेन वर्ब का ही टेबल था। बट यहाँ पे टू बी ये ऑक्सिलरी करके यूज हो रहा है, मेन वर्ब करके यूज नहीं हो रहा है। तो ये कोई मेन वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी है। मेन वर्ब कौन सा है? V4, यानी हमने जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा था, और वो मेन वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म यूज हो रहा है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, टू बी का ऑक्सिलरी जैसे आई के साथ एम की जोड़ी, यू के साथ आर की जोड़ी, शी के साथ इज की जोड़ी, वी के साथ आर की जोड़ी, ये होते, ये आपको दिखते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान में रखने लायक है, और वो एक बात ये है कि जब हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं सिर्फ टू बी यूज कर रहे हैं, सिर्फ बी का फॉर्म यूज हो रहा है, यहाँ कहीं आपको डू या हैव नहीं दिखेगा। तो ये क्लैरिटी फिर से रखे, प्रेजेंट के सिंपल के साथ डू का कॉम्बिनेशन रब ने बना दी जोड़ी, तो वैसे ही रब ने बना दी जोड़ी सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस में बी का आ जाता है। ओके, ये कोई बदल नहीं सकता, और बी के बाद आईएनजी वाला फॉर्म ही आना चाहिए। आप यहाँ स्पीकिंग की जगह स्पीक या स्पोकन करोगे तो गलत है, रीड, रेड कर दोगे, या हम कुछ और उसमें बदलाव लाएंगे तो उसका रीड ही होता है थर्ड फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। स्टेट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये गलती कभी नहीं कर सकते हम। ये V4 यानी आईएनजी वाला फॉर्म ही आता है। ठीक है, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, नाम में अलग है, बाकी वो एक ही बात है, कोई दोनों अलग अलग टेंसेस नहीं होते। ठीक है, क्या होता है? एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन इन फ्यूचर। तो दो ही चीजें इसमें रहती है, जो अभी चल रहा है और जो फ्यूचर में होने वाला है। तो प्रेजेंट में जो एक्शन चल रही है, द एक्शन इज हैपनिंग। अभी आपको शायद समझ में आया होगा, मैं यहाँ पे एक्शन की बात कर रहा हूँ, और मैंने जब आपको इज के साथ प्रेजेंट टेंस बोला था तो मैं स्टेट की बात कर रहा था। दोनों का फर्क समझ लीजिए। यहाँ पे द पेजेस आर टर्निंग, द कैंडल इज बर्निंग, द नंबर्स आर स्पिनिंग। चल रहा है कुछ ना कुछ जो आसपास हो रहा है, वो एग्जैक्टली जॉन इज अपना, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखता है। पर इसी चीज को अगर आप देख लेंगे, जॉन इज गोइंग टू मैरी
गोइंग आउट विथ मेरी, तो जॉन मेरी के साथ बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली जॉन तो फ्यूचर में जाने वाला है ना, बट क्योंकि वो एक हैबिचुअल, ये एक ऐसी है, एक्शन मे नॉट हैपनिंग एग्जैक्टली नाउ बट हैपनिंग जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर नाउ, थोड़े समय बाद होने वाली है। ये हम ऐसा भी कह सकते हैं इंग्लिश में बोलने वाले कि प्रेजेंट में हमने फ्यूचर की अरेंजमेंट कर ली, फिक्स कर लिया कि मैं ये करूंगा, तो और मैंने पक्का कर लिया, पक्का हमारा अरेंजमेंट हो गया, उससे डिनर टेबल वगैरह बुक कर लिया है, तो हम इस प्रकार से कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। आई एम लिविंग विथ माई सिस्टर अंटिल आई फाइंड एन अपार्टमेंट, तो ये एक शॉर्ट टर्म एक्शन है कि इन दिनों में, अब इसमें अभी हो रही है ये जरूरी नहीं है। अगर आप एक रेस्टोरेंट पे बैठे हैं और अपना एक टेम्पररी स्टेट बता रहे हैं कि इन दिनों अपनी बहन के साथ हूँ क्योंकि मुझे घर नहीं मिला है, मैं अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा, तब तक दीदी के घर में रुका हूँ, जो हम बोलते हैं ना, या अभी तो दीदी जीजा जी के साथ हूँ, फिर जैसे घर मिलेगा मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये होता है आई एम लिविंग विथ माई सिस्टर, दोस्त के साथ कहीं पे तो भी बैठ के बात कर रहे हैं, पर बात करेंगे लिविंग, क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी आपको उस एक्शन ने ऑक्यूपाई करके रखा है। ऐसी एक्शन भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। ओके, और ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना पड़ता है। पर हैबिचुअल है क्या, आप एक शॉर्ट टर्म है, अगर आप उनके साथ ही रहते हैं तो आई लिव विथ माई सिस्टर हो सकता है। अभी दो का सिर्फ फर्क समझ लीजिए, आपको ये बहुत काम में आएगा एरर फाइंडिंग और बाकी चीजों में। अगर आप हैबिचुअल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये परमानेंट हैबिचुअल नहीं है, ये बताने के लिए कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इतना ही फर्क है। अगर यही परमानेंट हैबिचुअल होता कि आप हमेशा हमारी दीदी के साथ ही खुद के रहते, तो आप क्या लिखते, आई लिव विथ माई सिस्टर, कि मैं तो अपनी दीदी के साथ रहता हूँ यार, मैं तो उनके साथ रहता हूँ, शी टेक्स केयर ऑफ मी। बट आप बोल रहे आई एम लिविंग और आगे फाइट कर रहे अंटिल आई फाइंड एन अपार्टमेंट। अब यहाँ पे अगर आई लिव कर दिया जाता तो ये एरर बन जाता कि अरे आई लिव कैसे कर दिया, अभी तो ये टेम्पररी बात कर रहा है, तो अपार्टमेंट ढूंढ रहा है, तो ये परमानेंट एक्शन तो हो नहीं सकती, गलत टेंस यूज हो गया। ऐसा एरर फाइंडिंग होता है। फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर की क्या बात की जा रही है, आई एम टेकिंग माई एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरी एग्जाम्स है। तो प्रेजेंट में क्या है कि जब फॉर्म प्लान है तो हम सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं, यानी कि कोई टाइम टेबल शेड्यूल है, फॉर्म, बिल्कुल फॉर्म, आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, टेबल बन गया, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब तैयारी हो गई, सिंपल प्रेजेंट। और एक्शन हम फ्यूचर में करने की इच्छा है ना, हमने अरेंजमेंट कर दी है। और फॉर्मली यानी बहुत ही फॉर्म अगर रहेगा कि भाई हमने प्रिंट आउट कर लिया, उससे कम फॉर्म में मन में हमने पक्का कर लिया है, अरेंजमेंट कर लिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। कैसे बताया है यहाँ पे, वी कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट फ्यूचर इफ वी एड अ फ्यूचर वर्ड, ठीक है, we must add or understand from the context। जैसा फ्यूचर, अब फ्यूचर वर्ड यानी जो फ्यूचर समझा ऐसा कोई शब्द उसमें दिखना चाहिए। तो टुमारो, नेक्स्ट ईयर, जून, क्रिसमस, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मंथ की बात की जा रही है ना, क्लियर इंडिकेशन है कि काम फ्यूचर में ही होने वाला है, बट टेंस कंटिन्यूअस है। और ये बहुत से बच्चे नहीं करते, ये बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते, तो ये ध्यान में जरूर रखिए। So we also use the present continuous tense to talk about the future when we have planned to do something before we speak। जब हमने कुछ प्लान कर लिया बोलने से पहले तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं। सो डिसीजन या प्लान की हम बात करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखते हैं। और फॉर्म, प्लान या प्रोग्राम जो एग्जिस्ट हो गया, जो छप गया, बन गया, टाइम टेबल आ गया, शेड्यूल बन गए, तो वो सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। तो अगर टाइम टेबल है किसी रेलवे का, किसी प्लेन के डिपार्चर का, या टाइम टेबल है आपके क्रिकेट के मैचेस का, आपके एग्जाम का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा है भाई।
पर आपके मन का डिसीजन है, मेकर डिसीजन, या आपने मन में प्लान बना दिया है बोलने से पहले, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। क्लियर हुई बात? अरे हाँ या ना? यस सर। पक्का है ना? यस सर। गुड।